सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेस सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत खास इंटरव्यू है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी स्तर की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, तो भाई वहां तक के लिए ये इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ हैं मैम स्वाति मैम, जो आईआरएस हैं, और बड़ा हमारा सौभाग्य मैम से मिलके। आज मैम का हमने भाषण भी सुना। लिटरली इतना मजा आया उस भाषण में कि भाई उसको भाषण नहीं, हम ये कहेंगे हमारा लेक्चर ही था, वो भाषण नहीं कहेंगे। और हमारे सर से हम मिले, हमारे सुमित मलिक, प्रवीण मलिक सर से, जो यहाँ पे डिफेंस एकेडमी, मलिक डिफेंस एकेडमी जो चला रहे हैं। आज दोनों ही जगह पे पहली बार कोई आईआरएस ऑफिसर का ऐसा स्पीच जो जीवन में बहुत कुछ सिखा दे, और पहली बार कोई ऐसी मलिक डिफेंस एकेडमी जहां पर हमने देखा वो बालक ट्रक भी सीखा हुआ है, बस भी सीखा हुआ है और कैंटर ही सीखा हुआ है। तो भाई कॉम्बिनेशन सुपर, पहली बार। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो आज बच्चों को बताया भाई एग्जाम कैसे करना चाहिए, एग्जाम पहले वो एग्जाम सवाल करो जो सबसे आसान है और फिर वो करो जो टफेस्ट है, ताकि बाद में कोई एक्सक्यूज ना हो। आपने एक्सपीरियंस शेयर किया या लिया था किसी से? मैंने अपना एक्सपीरियंस खुद जनरेट किया था, क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ है। तो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट हैपेंड, जब मैं मॉक टेस्ट करती थी तो आई यूजुअली यूज टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, बट इन द एग्ज़ाम व्हाट हैपेंड कि थोड़ा सा एग्ज़ाम का एक एंग्जाइटी होती है, वो हुआ। और फाइनली क्या हुआ कि मेरे 10-12 क्वेश्चन रह गए। तो फर्स्ट मेरे फेल्योर से आई लर्न कि ये वाली चीज़ इज़ अ ब्लंडर ऑन माई पार्ट, कि मैं 10 क्वेश्चंस, जिसमें से मुझे 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं देखते ही भी टिक कर सकती थी। एंड इन यूपीएससी 0.25 कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन दैट कैन फैच यू 6 मार्क्स, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो मेरे फेल्योर वाज द माई एक्सपीरियंस। अच्छा, मतलब पहले एग्जाम में आपने ऐसा महसूस किया, बाकी के जो 2 एग्जाम और रहे उनका कारण क्या रहा? यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें यू कैन नेवर बी वेरी श्योर। आई ट्राइड टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स, बट समहाउ या तो मेरी प्रिपरेशन कम थी, और सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में मुझे लगता है, अटेम्प्ट में मेरा एज सच प्रॉब्लम नहीं था, बट देयर वाज कंटेंट इशू। मुझे लगता है कि मेरी जो प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज उस टाइम 2-3 चीज़ें थी। आई वाज डूइंग माय जॉब, सो शायद जॉब के साथ मैं उतना जस्टिफाइड टाइम जो इस एग्ज़ाम को चाहिए वो दे नहीं पा रही थी। तो मे बी दैट वाज द रीज़न, बट अटेम्प्ट वाइज आई ट्राई टू इम्प्रूव इन कंपैरिजन टू माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैम कई बार यूँ लगता है कि भाई मैम ने आईआरएस कर रखा है, ये यूपीएससी वाले बच्चे ना पहले मेरिटोरियस बच्चे होते हैं जिनके 95-98 मार्क्स आते हैं, हम तो 60% हैं, हम तो कैसे करेंगे। Is it true or not? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, मेरे साथ तो खुद के साथ हुआ था। आफ्टर माई 3 अटेम्प्ट्स आई गॉट मैरिड। माई हस्बैंड इज़ IITian, सो ही वॉज द हरियाणा टॉपर इन 10th क्लास। और उसके बाद ही डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
और मैंने करी बीए और एमए रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी से। तो आई वाज बिट डिप्रेस्ड कि भाई ये आईआईटी वाला एक बैठा है, एक मैं बैठी हूँ, तो कैसे मतलब हाउ आई कैन कंपेयर एंड हाउ आई कैन गेट थ्रू। बट यू नो हमारा प्रीलिम्स साथ में पास हुआ, मेंस साथ में पास हुआ, हमने एक बोर्ड में इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट थ्रू एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं लाइफ में पहली बार कोई ऐसा दूसरा इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू ऐसा था जो 2 रेसलर थे, साक्षी मलिक एंड उनके हस्बैंड। अब दूसरा इंटरव्यू ऐसा कर रहा हूँ जो दोनों सिविल सर्विसेज हैं। तो कभी डिबेट हो जाती है कोई एजुकेटेड लोगों की, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कभी ऐसी फैमिली में हो जाती है डिबेट? अभी तो पढ़ाई से क्योंकि हमने खूब सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यूँ चाहती हूँ मेरे को आसपास भी किताब नहीं दिखनी चाहिए, इस टाइप का मेरा एटीट्यूड हुआ है। लेकिन जब हम तैयारी करते थे तो दैट टाइम वी यूज टू डू सो मेनी डिबेट्स। हम पर्टिकुलर क्या करते थे, शाम को 1 घंटे का ब्रेक लेते थे जिसमें हम लोग पढ़ते नहीं थे। तो व्हाट वी डिड कि हम कोई भी एक टॉपिक उठाते थे और उस पर बोलना स्टार्ट करते थे। मैं अपने व्यूज देती थी, ही यूज्ड टू गिव हिज व्यूज, और उससे क्या होता था कि हमारा मेंस के लिए कंटेंट तैयार होता था। और इंटरव्यू में ये वाली चीज ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि अगर आप डेली का एक टॉपिक उठा रहे हो, सपोज हफ्ते में 1 आध दिन मिस भी हो गया, तो आपके 2 या 3 टॉपिक्स वीकली खेल खेल में तैयार हो रहे हैं, जिसमें हम वॉक करते थे और हम ऐसी कोई भी टॉपिक के बारे में बात करते थे। तो जब आप एक चीज के ऊपर 2 घंटा या 3 घंटा लगा देते हो और 2 लोग के व्यूज आ रहे हैं, तो दैट थिंग अपने आप में वो ना बिल्कुल आपका क्रक्स हो जाता है। आपको अगर कहीं पे लिखना है या इंटरव्यू में किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो इस टाइप से एग्जाम टाइम में होती थी। अभी बहुत ज्यादा एकेडमिक डिबेट्स नहीं होती हैं। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर। भाई आपने अभी यहाँ पे डायरेक्टर हैं, डिफेंस एकेडमी के ओनर हैं आप, बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, फिजिकल उनका करवा रहे हो, तो बच्चों में 50 बच्चे, तो 50 के 50 को कैसे सिमिलर आप इकट्ठे कर पाते हैं? सबका फिजिकल 5 साल से एकेडमी में, मेरे ख्याल से हजारों बच्चे आपने लगवा दिए, तो सबको कैसे आप मैनेज कर लो? इसमें जब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया 2018 में, तो वहाँ से पहले मैंने एज ए कोच काम किया था रोहतक में। तो जहाँ पे बच्चों ने जो है वर्क बहुत बढ़िया पसंद किया, और उसके बाद में बच्चे खुद मेरे पास तैयारी करने के लिए आना स्टार्ट हो गए थे। और वहीं से फिर जो मेरा रूटीन ग्राउंड था, जो वहाँ पे लोग और भी है जो वॉकिंग करने आते थे लोग, वो देखते थे, तो वो भी देखते थे कि भाई ये हाँ बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेरी दौड़ धूप हाथ में, डंडा भी रहता था बच्चों के साथ, और कई बार मैं बढ़िया पिटाई भी करता था बच्चों की। तो वो सारी चीजें टूटे नहीं, लेकिन बच्चे भी नहीं ऐसा हो गया था। और मेरा जो हरियाणा में जो फेस था यही था कि भाई मलिक है जो थोड़ा बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर रखा है, लठ भी मारा है, लेकिन हाँ खड़ूस कह ले, उसको हम खड़ूस ही कहेंगे, लेकिन वो सही कारगर साबित हुआ और बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। और ऐसा भी हुआ है कि बैचेज में जब बच्चे फिजिकल के लिए वहां पे गए हुए हैं, तो दूसरे बैच के बच्चे ये देखते थे कि भाई ये बच्चा मलिक के पास तैयारी कर रहा है, और बच्चों ने बैच छोड़ दिए हैं। तो वो सारा जब सरे मिला, तो उसके बाद में तो बच्चे इकट्ठे होने ही थे। जी, माँ बाप क्यों लाने नहीं आए? हमारे छोरे का हाथ दिया। हाँ, इसमें क्या था कि जो मेरी स्टार्टिंग में इंक्वायरी थी, और भी एकेडमी पता नहीं कैसे इंक्वायरी लेती हैं, लेकिन मैं इंक्वायरी भी खुद ही लेता था। और मैं स्टार्टिंग में एडमिशन पे ही पेरेंट्स को बता देता था, भाई देख मेरे पास छोड़ोगे, आपने फीस जमा करा दी है, फीस जमा करा दी, बच्चा बीच में भागेगा वापिस, तो फीस वापिस नहीं करूंगा। क्या बात है। तो उसमें पेरेंट्स क्यों नहीं सर, क्यों हमारा बच्चा भागा, क्यों हमारे बच्चे के अंदर तो जुनून है, इसको तो फौज में भर्ती होना है। तो मैं पेरेंट्स को उसी टाइम सेटिस्फाई कर देता था, मैं भाई जुनून तो 1 हफ्ते में पिघल जाएगा जब मलिक ग्राउंड में चल रहा है। तो बोले सर ऐसा क्या है, मैं भाई लठ मारा करूं। सीधा पेरेंट्स को मेरा एक ही जवाब रहता था, भाई लठ मारा करूं, भर्ती होना ना होना वो बाद की चीज है, मैं आप लोगों को अभी उस चीज पे सेटिस्फाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेहनत पर करूंगा। पहले 3rd डिग्री दे दो आप। हाँ, पहले इंक्वायरी में ही बता देते हैं सारी चीजें, अपनी टर्म कंडीशन कि भाई लठ मारेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, अगर बच्चे ने लापरवाही करी तो लठ पक्का लगेंगे। मैं तो आपकी एकेडमी पे पूरा घूमा। हाँ जी। किचन देखी, साफ सफाई थी, कमरे की साफ सफाई थी, हर जगह वेल था जी। लेकिन ये सारी एकेडमी में पैसा है। यू ट्रक कार बस का आइडिया कहाँ से आया? यो एक्चुअल में अभी जो बच्चे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटर्न टेस्ट क्लियर करके आए हैं, तो अपने हरियाणा में कोई एकेडमी नहीं थी जो ड्राइवर की ट्रेनिंग दे रही थी। तो उसके लिए मैंने बहुत लोगों को सुना कि भाई बच्चे राजस्थान जा रहे ट्रेनिंग के लिए,
तो मंगा यार राजस्थान तो अपने हरियाणा और भी बैकवर्ड में पड़ा है, और बच्चे फिर भी राजस्थान जा तो वह चीज माड़े ना ला देंगे, तो राजस्थान के बच्चे उठा ले यार। तो वो बस ट्रक यार ला दिए। तो सर बस में कोई उलाना तो नहीं आ रहा ना बड़का का? ना ऐसा कोई डिस्टरबेंस है नहीं, ठीक चल रहा है। वैसे भी डरे हैं आपसे बच्चे? ना डरने का नहीं था मैं आपसे जानना चाहूंगा फिर से, आपने एकेडमी पूरी विजिट की, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है? अभी सर ने बताया भी बच्चे मेरे सेट रहे हैं, मैं खड़ूस हूँ, मैं मलिक डिफेंस एकेडमी, मतलब एक बड़ा ट्रेजिक सा नाम है, तो ऐसा क्या होना चाहिए माहौल? मेरे को लगता है कि मोरलेस होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा व्यू है कि 12th के बाद स्पेशली अपने रूरल एरियाज में पेरेंट्स आर नॉट इन अ कंडीशन वेयर दे कैन गाइड देयर वर्ड्स। सो इफ ही इज ट्राइंग दिस थिंग, और अगर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो हर चीज़ माफ। अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स ही इज ऑन द राइट ट्रैक एंड ही इज डूइंग हिज बेस्ट, क्योंकि सिलेक्शन अपने आप में बता देता है कि व्हाट पॉलिसी ही इज अडॉप्टिंग, और वो इन्होंने बता दिया कि आई थिंक वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा अपना चेंज करते हैं। बट इस एज में स्पेशली बच्चों का डी ट्रैक होने का चांसेस, और बिकॉज दे डोंट हैव दिस माइंडसेट कि वी हैव टू डू समथिंग, तो उनको ट्रैक पे रखने के लिए थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट। मैम हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आप बता रहे थे फ्रीडम की डेफिनेशन, तो मैं जानना चाहूंगा कि फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? जो लड़के कह देते हैं हमें फ्रीडम नहीं है माँ बाप की तरफ से, लड़कियां कह देती है हमें वो आजादी नहीं है, तो मतलब क्या है? फ्रीडम कब होनी चाहिए, कब नहीं? फ्रीडम, दिस इज अ आपने बड़ा वाइड क्वेश्चन पूछ लिया, बट in summary I would like to say freedom is the kind of environment that you have to provide to anyone where he or she can realize his genuine potential. जो उसका है, उसके अंदर कैलिबर है, वो उसको यूटिलाइज कर पाए। लाइक अगर हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते, तो दे गर्ल्स आर सेइंग कि वी आर नॉट गेटिंग एजुकेशन की फ्रीडम। दैट मीन्स उनका जो वो पोटेंशियल है वेयर दे कैन गेट एजुकेशन, और वो अपना करियर बना सकती हैं और वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे लगता है फ्रीडम इज दैट थिंग वेयर जो आपका कैलिबर है आप उसको यूटिलाइज कर पाओ, और एंड यू कैन सर्व योर सोसाइटी। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में या हमारे देश में लड़कियों को फ्रीडम है? बोथ थिंग्स फ्रीडम है। लाइक मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। वी आर 2 सिस्टर्स, और मुझे 12th क्लास में भी इतनी फ्रीडम थी कि अगर मुझे चेन्नई जाने का मन हो रहा है और मैं घर पे ये बोलूँ मुझे चेन्नई घूम के आने का मन है, तो आई वॉज हैविंग दैट फ्रीडम। बट आई हैव सीन गर्ल्स वेयर दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। 12वीं के बाद यूँ बोलते हैं कि डिस्टेंस से दाखिला ले लो, कॉलेज में नहीं जाना। और मैं जब टीचर थी, जब मैंने ज़्यादा रियलाइज़ किया कि रूरल एरियाज़ में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दे हैव दिस माइंडसेट कि अगर बच्चा बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा। वेरी नेगेटिव एंड यू नो कंस्ट्रेंड माइंडसेट। तो मेरी बहुत सारे स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट्स ऐसी होती थी जो बहुत इंटेलिजेंट होती थी, लेकिन 12वीं के बाद या तो लड़का देखना शुरू कर देते थे फैमिली वाले, या फिर अगर बहुत लिबरल होते थे तो क्या करते थे, डिस्टेंस से उनको दाखिला दिलवा देते थे। तो आई वुड लाइक टू से कि स्टिल अभी वो थोड़ा सा बैकवर्डनेस इन द माइंड कि बाहर बच्चा जाएगा, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड अगर बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा और उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दिस इज स्टिल प्रेजेंट। लेकिन अभी तो मैं भी जैसे अभी फील्ड में कई बार काम करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स खुद मेरे से पूछते हैं कि सर गर्ल्स के लिए कोई आप बैच चला रहे हो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी वो बाउंडेशन, वो प्रेशर नहीं रहा लड़कियों के ऊपर कि उनको बाहर निकलने ही ना दें। देख पा रहे हैं लड़कियों को निकाल रहे हैं मैम। विद टाइम द सोसाइटी इज चेंजिंग। लाइक जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं अपने गांव में गई थी, तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैंने कहा मेरे लिए तो तुम ये स्वागत समारोह कर रहे हो और मेरे से भाषण दिलवा रहे हो, जब खुद की लड़कियों की आपके दाखिलों की बात आती है तो आप उनको एडमिशन नहीं करा रहे। तो मतलब क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी बच्ची भी किसी स्टेज पे पहुंचे? तो क्या होता है कि ना, जब हम देखते हैं सीखते हैं तो विद टाइम द थिंग्स आर चेंजिंग। बट अभी भी आप देखोगे तो रूरल एरियाज में स्पेशली अभी भी कुछ परसेंटेज, आई कांट से द एग्जैक्ट नंबर, बट स्टिल दिस इज माय पर्सनल यू नो देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैम लास्ट क्वेश्चन है, अभी 10th और +2 के एग्जाम है कोएब में, ग्रेजुएशन के भी साथ साथ में चल ही रहे हैं। उन बच्चों में जो डफर बच्चे मेरी तरह से जो 33-34% है, वो अपनी पढ़ाई कैसे करें? वो पास हो जाए एटलीस्ट
पास होने की लाले बहुत सारे बच्चों को हैं, मेरिटेरियस तो उनके पेरेंट्स भी और उनका दिमाग है कर लेते हैं, लेकिन जो सिर्फ डफर बच्चे हैं मेरी तरह वो कैसे पास? ये क्वेश्चन आप गलत पर्सन से पूछ रहे हो बट एक सिंपल जो फंडा है कि ना क्या होता है 10th 12th और स्पेशली ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में सिलेबस डिफाइन होता है कि किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा। जी। तो आप सपोज 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो आप 50 मार्क्स वाली जो लिमिटेड सिलेबस है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यू हैव लिमिटेड टाइम, तो आप हर चीज नहीं कवर कर सकते। तो आप ये देख लो कि 50 नंबर या 60 नंबर जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आप उनको मल्टीपल रिविजन्स, लाइक आप 2 रिविजन्स कर लो, तो देर आर हाई चांसेस कि आप 60 नंबर का पढ़ के जाओगे तो आप 40-45 नंबर ले आओगे। क्या सर थोड़ा सा आप भी गाइड कर दें, वो बच्चे कैसे पढ़े बिना लटके? देखो इस चीज पे तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि भाई कैसे वो अपने हरियाणा में है कि जैसे तैसे करके, वैसे सरकार भी अभी पास तो कर ही रही है, किसी को फेल कर ही नहीं रही है। ये क्या कहते बच्चे खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं एक इस चीज के ऊपर आगे बोलूंगा कि भाई जो +2 पास आउट बच्चे हैं ना जी, इनके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल से मैं देख पा रहा हूं, अगर +2 पास आउट हो गया, अभी बच्चे के अंदर एक ये पता नहीं कहां से माइंड में आ जाता है कि भाई अभी मुझे कॉलेज में जाना और पता नहीं वहां पे क्या क्या चीजें देखूंगा या क्या करूंगा, अभी मेरे ऊपर फ्रीडम कोई प्रेशर नहीं है, मैं हाँ कॉलेज की हवा लेना चाहता बच्चा। हाँ जी, हवा है कुछ नहीं। और वहां पर जाकर जब उस मार्केट में बच्चा चला जा है तो 90% बच्चे मैं बताऊंगा कि वहां पे मिसगाइड हो जाते हैं। वो बच्चों का अधूरा ज्ञान बच्चे को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। अगर बच्चा चलो ठीक है अभी वो +2 में मान लो जैसे तैसे करके पास हो गया, तो अभी उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं भी एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूं स्पेशल +2 पास आउट के लिए, कि जो बच्चा स्कूल से निकल के आया और मेरे हैंडओवर आ गया, अभी वो बच्चा, उसके लिए मैं एक रास्ता तैयार करूंगा, एक गाइडलाइन तैयार करूंगा, भाई आपको इस रास्ते पे चलना है जी। अगर बच्चा मेरे बताने से, मोटिवेशन से अगर बच्चा उस रास्ते पे चल रहा है तो 99% बच्चा श्योर है कि वो सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया था, थोड़ा बहुत बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना, बाउंडेशन करना बहुत जरूरी है। और वो हमारे जो खासकर गांव के कल्चर के जो बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि बच्चा गांव से आता तो उनके उसके पास इतनी समझ नहीं होती कि हमने शहर में जाकर क्या करना है, क्या देखना है, और वो नई नई चीजें देखता तो वहां से मिसगाइड होता है। तो वहां पे अभी बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी और हमें भी वहां पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वहीं से बच्चे को हमें उसका टैलेंट देख के उसको गाइडलाइन, एक लाइन पकड़ा देनी चाहिए और लगातार हमें उसी के ऊपर काम करवाना चाहिए। तो मतलब एक बार +2 के बाद वो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लें आपसे भाई, अगर कर लेंगे तो बेटर है। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस नेक्स्ट इसी ईयर में 2023 है, जो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को और बच्चों को बताना चाहूंगा कि 2023 नौकरियों का साल है, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और बीजेपी सरकार अभी फॉर्म पे फॉर्म निकाल भी रही है, धड़ाधड़ वैकेंसी मार रही है भगा के। 24 में इलेक्शन होने के बाद में आचार संहिता लगनी है, आचार संहिता लगनी है और कोई वैकेंसी नहीं आनी है। जो बच्चा इस टाइम पे ले गया वो ले गया, नहीं तो अपने पिछले 5 साल आपने उठा के देखे होंगे, 7 साल उठा के देखे होंगे, कितनी वैकेंसी हमें मिली है। जो बच्चा इसमें कट मर गया वो नौकरी ले जाएगा। और इस टाइम पर बच्चों को बहुत ही ज्यादा सोच समझ गए अपनी लाइन चुनकर और उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली पुलिस का कितना स्कोप है सर? दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा स्कोप है आज के टाइम पे। ये लगा लो कि फेब में या मार्च में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलनी है और तकरीबन 3 से 4 हजार वैकेंसी निकलेंगी। चंडीगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी निकलेंगी और उसके बाद में उनमें तो कोई सीईटी भी नहीं है। हाँ, उनका वो सीईटी के अंडर में नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है। और अपनी जो ग्रामीण जो अपना क्राउड है उनकी पसंदीदा जो भी बेल्ट जॉब है फौज पुलिस, वही है हमारे पास, तो उनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी साइड से आईआरबी भी अभी वैकेंसी निकाल रही है, सीआरपी ने भी जस्ट अभी वैकेंसी निकाली है। तो मैं कह रहा हूं कि 2023 में नौकरियां ही नौकरियां हैं और जो बच्चा इस फंडामेंटल पे काम कर जाएगा वो बच्चा सक्सेस है। बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए? फर्स्ट थिंग कि जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक शांत माहौल जहाँ पे एक्सटर्नल नॉइसेंस नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि एक इस टाइप का माहौल जिसमें अगर उन्हें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो किसी से पूछ पाएँ, या तो उनके टीचर्स उनको अवेलेबल हो या फिर उनके कुछ
जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूजुअली जैसे जो बच्चे इंडिपेंडेंट रहते हैं, पीजी में रहते हैं या रूम में रहते हैं, तो क्या होता है कि सपोज वो जाके मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन उनको नहीं आए तो फिर उनका मन करता है कि नहीं आ रहे छोड़ो, और ना वो सो जाते हैं या फिर अपना आजकल सोशल मीडिया हो गया या फिर कुछ और मूवी देखने लग गए, इस टाइप का काम करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। बट अगर आप एक ऐसे सेटअप में हो वेयर यू कैन ईजिली एक्सेस आइदर टीचर्स और अपने फ्रेंड्स जो आपकी क्वेरीज को क्लियर कर पाए, तो मुझे लगता है कि वो आपकी जो सिटिंग होती है वो जहाँ पे जो 2 घंटे है उसकी बजाय 5 घंटे हो सकती है, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो कंटिन्यूअस ग्रेजुअली सॉल्व होते जा रही है, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, बिकॉज दिस गिव्स अ मोटिवेशन कि ये हो गया इस टाइप से। और दूसरी चीज़ कि हम कई बार दूसरों को देख के भी तैयारी करते हैं। सपोज मैं घर पे अकेले रह रही हूँ और मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ, तो मैं खुद को जज करूँगी हाँ 1 घंटा पढ़ लिया ठीक हो गया। लेकिन जब हम ना किसी को और को देखते हैं कि वो तो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो हमें पता लगता है कि 1 घंटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ऐसे सेटअप में जिसमें आपके साथ और बच्चे भी उसी टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेयर यू कैन कंपेयर एंड वेयर यू कैन गेट द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का माहौल। प्लस आजकल मुझे लगता है कि तैयारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ द फ़ोन, बिकॉज वी वेस्ट 2-3 hours minimum in just scrolling if we start the Facebook or the any other social media. Yes, so I personally feel कि when you are in a preparation mode, तो आपको फ़ोन से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपका ना वेस्ट करती है टाइम। आपका दिमाग है, आपकी आईज हैं, दे ऑल्सो नीड रेस्ट। तो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको उनको रेस्ट देना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे पढ़ेंगे उसके बाद बोलेंगे 1 घंटा मेरा फ़ोन का टाइम है, तो ना तो आपकी आईज को रेस्ट मिल पा रहा, ना आपके दिमाग को रेस्ट मिल पा रहा, और वो फिर उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है जब रेस्ट करना हो तो आइदर यू शुड डू सम फिजिकल एक्टिविटी, लाइक इफ यू आर रनिंग और वॉकिंग और सम गेम और अदर एनी अदर हॉबी। फोन शुड नॉट बी द ब्रेक पीरियड ऑप्शन। कम से कम सो ही जाए बच्चा मेरे ख्याल से। हाँ, सोना इज वन गुड ऑप्शन। सर, इस एनवायरनमेंट पे आपका क्या कहना है? इन्वायरमेंट का तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं अपना ही बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पे अपनी ब्रांच बनाई है रोहतक शहर से 5 किलोमीटर दूर बार खेतों में बनाई है। ये पिछले मैं 5 साल से एनालाइज कर रहा था कि भाई बच्चे शहर में आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो शहर के इन्वायरमेंट में वहाँ का हाव भाव देख कर और वहाँ का जो लोगों का फैसिलिटियाँ देख के या उनका स्टैंडर्ड देख कर और वो अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाते थे। तो वो सारी चीज़ें देख कर मैंने रोहतक शहर से बाहर 5 किलोमीटर दूर ये अकेडमी इसलिए बनाई थी। पहले अपने साधु संत होया करते, वो भी तो प्रशिक्षण वन खेता पहाड़िया में जाया करते, वनाम जंगला में जाया करते एकांत के लिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट की सबसे पहले हमारे को कोई डिस्टर्ब करनी ना हो, और उसके बाद में फिर वहां पे साथ के साथ बेस्ट फैकल्टी हो, तो मेरे ख्याल में बच्चा आराम से सक्सेस हो जाए, कामयाब हो सका है। तो वही चीज देख मैंने यहाँ पे ये ब्रांच भी बनाई थी और बच्चे पसंद भी कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट आर्मी का बैच निकाला है, मेरे पास 150 समथिंग स्ट्रेंथ थी, और अभी नेक्स्ट बैच में दिल्ली पुलिस का निकाल रहा हूँ और बच्चे पसंद भी कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे पास से पढ़ के गए वो भी कह रहे हैं कि सर मजा आ गया, कि यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं था। सबसे मेन चीज यह थी। और कई बार हमारा मन भी होता था कि बार भाई कुछ खा पिया हुआ घूमे आऊं थोड़ा, तो घूमने के लिए जगह भी नहीं है, वो भी छूट गया। और हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट एक चीज पे हो गया कि भाई हमने पढ़ना है और नौकरी लेनी है। और 24 घंटे यहाँ की जो वाइब्रेशन है चारों तरफ, चाहे वो टीचर्स की तरफ से है, चाहे वो ग्राउंड की तरफ से है, या क्लासरूम की तरफ से है, या हॉस्टल की तरफ से है, वो वाइब्रेशन बार बार बच्चों को याद दिला रही है कि भाई इतना भर्ती होना है, इतना कामयाब होना है, तेरा टेस्ट पड़ा है, फलानी तरीका टेस्ट पड़ा है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट पोजिशन इसके लिए रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो भाई ये बात तो सही है, एनवायरनमेंट तो सच में शानदार है ना। वॉइस पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कुछ नहीं है, साफ स्वच्छ जगह है, खेता के बीच में है और बड़ी शानदार। धन्यवाद, जय हिंद, बात माता की जय। थैंक यू भाई।